सो गाइज स्टार्ट करते हैं पेपर 1 के पहले टॉपिक से। हम लोग बात करने जा रहे हैं कूर्ग के देवरा कादू के बारे में। कूर्ग के देवरा कादू के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सैक्रेड ग्रूव हम लोग को देखने को मिलती है, एक पवित्र ग्रूव हम लोग को देखने को मिलती है, और या फिर इसको देवरा कादू जो है वो कहा जाता है कूर्ग का। कूर्ग यानी कि कर्नाटक के अंदर कूर्ग आती है, तो ये भी रिसेंटली न्यूज में था। तो देवरा कादू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक सैक्रेड फॉरेस्ट है, एक पवित्र वन के तौर पर हमें देखने को मिलता है। एक छोटा सा जंगल है ये, राइट, जहां पर लोकल डीटीज हम लोग को देखने को मिलते हैं। काफी सारे स्थानीय देवताओं के आराध्य के रूप में चिन्हित एक छोटा सा जंगल ये हम लोग को देखने को मिलता है। कूर्ग जो है यहाँ पर काफी सारी मात्रा में, यानी कि बहुत सारे सैक्रेड ग्रोव्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि काफी सारे एक तो पवित्र स्थल यहाँ पर मौजूद हैं, राइट। और कूर्ग में पूरे क्षेत्र में बिखरे हुए ऐसे कई 100 पवित्र स्थल मौजूद हैं। हंड्रेड्स ऑफ ऐसे एरियाज हम लोग को देखने को मिलते हैं कूर्ग में। यानी कि मोटे मोटे तौर पर सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं सिंपल भाषा में, तो आपको सिर्फ ये चीज ध्यान में रखनी है कि कूर्ग में मौजूद छोटे छोटे से जंगल या फिर मिनी फॉरेस्ट आप कह सकते हो, राइट। और ये हंड्रेड्स की मात्रा में हम लोग को बहुत सारे देखने को मिलते हैं कूर्ग के अंदर, राइट। कूर्ग कर्नाटका में, और सैक्रेड है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे जो लोकल डीटीज वगैरह जो हैं, लोकल देवी देवताएं जो हैं, वो यहाँ पर मौजूद हम लोग को नजर आते हैं, राइट। और बताया जा रहा है कि उनमें से कुछ छोटे जंगलों में फैले हुए हैं, जबकि बाकी छोटे पैमाने पर हैं, राइट। एक कुछ जो है वो मिनी फॉरेस्ट के तौर पर देखने को मिलते हैं, कुछ और भी काफी सारे और भी कम स्केल पर हम लोग को नजर आते हैं, राइट। और ग्रूव जो है गाइस, इनको ये अनटच्ड है टोटली, मतलब कि इनको डिस्टर्ब नहीं किया गया, ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही हैं, क्योंकि ये सैक्रेड नेचर के हैं, राइट। यानी कि रिलीजन से, कल्चर से, ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं ये, तो इसलिए इसको छेड़छाड़ नहीं की जा सकती इन सब एरियाज की, राइट। तो इसलिए ये अनटच्ड हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसके अंदर देवरा कादू जो है, यहाँ पर काफी सारे छोटे छोटे भगवान की देवताओं के मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, राइट। देवी देवताओं के स्थल हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वो वाली चीज है। तो आप लोग को यहाँ पर बस एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि अगर बात पूछी जाती है देवरा कादू के बारे में, तो सबसे पहला पॉइंट, देवरा कादू कहां पर है? कूर्ग में। कूर्ग कहां पर है? कर्नाटका में, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये छोटे छोटे से ग्रूव्स हैं, यानी कि छोटे छोटे से मिनी फॉरेस्ट आप कह सकते हो, जैसे कि आप बागनी कह सकते हो, बगीचा होता है ना छोटा सा, उस टाइप का है। और उस बगीचे में देवी देवताएं स्थापित हैं, छोटे छोटे मंदिर हैं। तो ऐसे हंड्रेड्स की मात्रा में कूर्ग के अंदर ऐसी चीज हम लोग को देखने को मिल जाती है, तो इसलिए ये चीज फेमस है, राइट। तो ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ट्रेडिशन, कल्चर, रिलीजियस से जुड़ी हुई ये चीज है, तो इसलिए आपको ये वाली चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसमें बात करेंगे सिंहगढ़ किले के बारे में। तो इसके संरक्षण का कार्य चल रहा है, तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फाउंडेशन स्टोन जो है वो इसके कंजर्वेशन वर्क के लिए, सिंहगढ़ फोर्ट के कंजर्वेशन वर्क के लिए अभी रखा गया है, राइट। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, हमारे राष्ट्रपति जो हैं उनके द्वारा मध्य प्रदेश के सिंहगढ़ किले के संरक्षण कार्यों के लिए नींव का पत्थर रखा गया है। तो देखो क्वेश्चन ये बनेगा कि सिंहगढ़ फोर्ट जो है, सिंहगढ़ किला जो है वो कहां पर है? तो मध्य प्रदेश आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इन्होंने उद्घाटन किया, अभी हम लोग को देखने को मिला कि जबलपुर सर्कल जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये नया तैयार किया गया। आपको पता होगा इसकी काफी सारे अभी ASI के द्वारा भी हमने पिछले महीने ही इसके बारे में डिस्कस किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और भी अपने नए सर्कल जो है वो स्थापित किए हैं, स्टैब्लिश किए हैं, राइट। इसके अलावा सिंहगढ़ फोर्ट के बारे में कुछ चीजें हम लोग जानते हैं, सिंहगढ़ किला के बारे में। तो इसकी लोकेशन कहां पर है? मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है। ये बेसिकली हम लोग को एक पहाड़ी किला देखने को मिलता है, हिल फोर्ट देखने को मिलता है। गोंडवाना साम्राज्य का ये किला था, गोंडवाना किंगडम का ये किला हम लोग को देखने को मिलता है। गोंड के शासक संग्राम शाह गोंड के शासक हम लोग को देखने को मिलते हैं। इनके द्वारा 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी में इसकी शुरुआत करी थी। हमने देखा था कि चंदेल रूलर्स जो थे उनके द्वारा इस सिंहगढ़ फोर्ट की शुरुआत करी गई थी, राइट। और आज की कंडीशन में इस फोर्ट को अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही बुरी स्थिति में है, यानी कि बर्बाद हालत इसकी हम लोग को देखने को मिलती है इस फोर्ट की। तो इसका कंजर्वेशन कार्य अभी शुरू किया गया है, इसके संरक्षण का कार्य शुरू किया गया है, दैट्स व्हाई ये टॉपिक न्यूज में था, ठीक है। तो ये आपको एक जानकारी होनी चाहिए। और पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इंडिया ने अटेंड करी है पहली क्वाड समिट को,
क्वाड के बारे में, क्वाड्रिलेटरल ग्रुप के बारे में मैं काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। नीचे कमेंट बॉक्स पर जरा इसका आंसर लिख कर बताओ कि क्वाड में कौन सी कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि क्वाड ग्रुप जो है वो कौन सी कंट्रीज को मिलाकर बनता है। अब बताओ जल्दी बताओ, फिर अभी थोड़ी देर में इसका आंसर बता रहा हूं मैं। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अटेंड किया गया पहला क्वाड समिट को, पहली क्वाड समिट जो है वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अटेंड की गई। तो और दूसरी जो कंट्री है जिन्हें अटेंड करी है, तो ऑब्वियस सी बात है क्वाड के अंदर 4 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो ऑस्ट्रेलियन और जापानीज प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के द्वारा अटेंड किया गया क्वाड समिट को, राइट। और यहां पर बताया गया जो चर्चाएं जो हुई, राइट, यानी कि जो डिस्कशन वगैरह हुआ इस समिट के दौरान वो ये हुआ कि कोविड-19 की वैक्सीन जो है उनका एक्सेस सबको मिलना चाहिए, टेक्नोलॉजी में कॉपरेशन करेंगी ये 4 कंट्रीज मिलकर, क्लाइमेट चेंज पर ये काम करेंगी। तो ये सब मुद्दों पर डिस्कशन हुआ। तो टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन हुआ, क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कशन हुआ, और तीसरा जो एरिया था डिस्कशन का वो कोविड-19 का हमें देखने को मिला जिसके बारे में डिस्कशन हुआ। कोविड वैक्सीन इनिशिएटिव के बारे में बात हुई। ये कोविड वैक्सीन इनिशिएटिव को अनाउंस किया, इसकी घोषणा करी इस इनिशिएटिव की। इंडिया जो है मैन्युफैक्चर करेगी अमेरिकन वैक्सीन को, इसमें इंडिया जापान से फंडिंग उठाएगी और ऑस्ट्रेलिया जो है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। मतलब कि ये जो क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव है ये क्या है, तो अमेरिका की वैक्सीन जो है वो इंडिया के अंदर बनाई जाएगी, मैन्युफैक्चर की जाएंगी। इस मैन्युफैक्चरिंग में जो पैसा लगेगा, जो कॉस्ट लगेगी, जो फंडिंग लगेगी वो जापान प्रोवाइड कराएगा। और लॉजिस्टिक की बात हो रही है, यानी कि वैक्सीन बनने के बाद दूसरे देशों में उसको जब एक्सपोर्ट किया जाएगा, राइट, दूसरे देशों तक पहुंचाया जाएगा, तो उस लॉजिस्टिक में ऑस्ट्रेलिया काम करेगी, मदद करेगी। तो ये बात हुई है इस इनिशिएटिव में, क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव में, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और 3 वर्किंग ग्रुप्स भी लॉन्च किए गए हैं। क्वाड वैक्सीन एक्सपर्ट ग्रुप पहला, दूसरा क्वाड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप, तो टेक्नोलॉजी वाले एरिया जिस पे बात हुई, कोविड वाला एरिया जिस पे बात हुई, तो वैक्सीन को लेकर एक्सपर्ट ग्रुप बना दिया। तीसरा क्लाइमेट चेंज को लेकर जो तीसरी जो बात हुई थी, तीसरे मुद्दे को जो डिस्कस किया था, उस पर भी एक वर्किंग ग्रुप बना दिया गया, क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप। तो अब ये 4 कंट्रीज जो हैं ये 3 मेन एरियाज पर अब आने वाले समय पे काम करने वाली हैं, ठीक है। क्लियर है आपको यहां तक बात है। अब नेक्स्ट में बात हो रही है साना की। तो नीचे कमेंट बॉक्स पर इस क्वेश्चन का आंसर लिखकर बताओ कि साना जो है वो किस कंट्री की कैपिटल है, राइट। बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर, देखते हैं किसको पता है इसका आंसर। तो अभी हमने देखा कि साना के ऊपर एयर स्ट्राइक हो गई है, राइट। सऊदी के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने यमन की राजधानी साना पर हवाई हमले कर दिए हैं। तो किसकी राजधानी है साना? यमन की, यमन की कैपिटल है। और फटाक से खड़े होइए, आपके दीवार के सामने जाइए, जिस दीवार पर आपने बड़ा सा वर्ल्ड मैप चिपका के रखा है और बड़ा सा इंडिया का मैप चिपका के रखा है, तो वर्ल्ड मैप पे देखिए आप, और वहां पर आपको यमन कंट्री दिखाई देगी। उस यमन कंट्री को लोकेट करके उसके ऊपर अपनी फिंगर रखी है। इस प्रकार की मैप प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने जहां पर वो पढ़ाई करते हैं अपनी स्टडी टेबल के सामने वाली दीवार के मैप में अगर अभी तक बड़ा सा वर्ल्ड मैप नहीं चिपकाया है तो चिपका लो, ये बहुत जरूरी है, वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप, राइट। तो हमने क्या देखा, साना के ऊपर हवाई हमले हो गए हैं, सऊदी के द्वारा ये करवाए गए। सऊदी ने क्यों करवाई है हवाई हमले? तो देखो आपको बता दें गाइस कि साना जो है, जो यमन की कैपिटल है, तो साना के ऊपर हाउथी का कब्जा है, हाउथी टेररिस्ट ग्रुप का कब्जा है। तो हुआ क्या था कि हाउथी ने 10 ड्रोन जो है वो लॉन्च किए थे, राइट, हाउथी ने निगरानी रखने के लिए। तो सऊदी ने यानी कि सऊदी ने उनके इस 10 ड्रोन को जो है वो पहले तो खराब किया, खत्म किया, इंटरसेप्ट किया, राइट। स्ट्राइक से पहले सऊदी ने हाउथी द्वारा लॉन्च किए गए 10 ड्रोनों को रोक दिया। उसके बाद फिर सऊदी लेड मिलिट्री कोलिशन ने एयर स्ट्राइक कंडक्ट कर दी साना के ऊपर, राइट। तो और बता दें आपको कि साना लार्जेस्ट सिटी भी हम लोग को यमन की देखने को मिलती है। साना यमन की सबसे बड़ी सिटी है, सबसे बड़ा शहर है, राइट। हाउथी का इसके ऊपर कब्जा है, हाउथी का कब्जा है। और हुआ यह था कि पहले इसकी कैपिटल अडेन करके कैपिटल थी पहले साउथ यमन की, राइट। तो हुआ क्या था कि हाउथी ने साना के ऊपर कब्जा किया और फिर साना की जो एक्चुअल कैपिटल है वो थोड़ी सी शिफ्ट हो गई थी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। हाउथी कब्जे के बाद राजधानी दक्षिण यमन की पूर्वी राजधानी अदन में चली गई, यानी कि साउथ की तरफ शिफ्ट हो गई राजधानी हाउथी के कब्जे के बाद। तो हाउथी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाउथी का कब्जा हम लोग को साना में देखने को मिलता है। ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। अदन जो है ये बेसिकली लोकेटेड है सरावत माउंटेन्स के बगल में,
तो सरवत माउंटेन्स या सरावत माउंटेन्स जो है, अगर ऐसा कुछ पूछ लिया जाए कि ये माउंटेन कहाँ पर है, तो आपको यमन पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये माउंटेन हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो अदन, जबल एन नाबी, शुएब और जबल तियाल के सरावत पर्वत के बगल में स्थित है, राइट। यानी कि ये जो माउंटेन्स है वो जबल अन नाबी, शुएब और जबल तियाल, राइट, तो उसके बगल में है, और अदन उसके बगल में हम लोग को देखने को मिलता है। और ये हाईएस्ट माउंटेन है कंट्री के, राइट, हाईएस्ट माउंटेन, ये सबसे ऊंचे पहाड़ों और इस क्षेत्र में सबसे ऊंचा माना जाता है इन पहाड़ों को। तो ये वाली चीज आप लोग को इसके बारे में थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और साना जो है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर भी हमें देखने को मिलती है। और इस सिटी का एक अलग टाइप का, एक यूनिक टाइप का आर्किटेक्चरल कैरेक्टर हम लोग को देखने को मिलता है। यहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स मौजूद हैं जिसको जियोमेट्रिक पैटर्न्स में डेकोरेट किया हुआ है। तो इसकी इस खासियत के कारण इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। अब बात करेंगे IMPCL के बारे में, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो जानते ही ये क्या है IMPCL। IMPCL ने टाई अप किया है गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल के साथ, जेम पोर्टल के साथ, अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचने के लिए। GEM गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल जो हमें देखने को मिलता है, इसने 31 कैटेगरी क्रिएट की गई हैं जिसके अंदर IMPCL अपनी मेडिसिन अपलोड करेगी। अब आयुर्वेदिक यूनानी मेडिसिन भी जो है बताया जा रहा है इस पोर्टल में हम लोग को देखने को मिलेंगी, जिसको हंड्रेड्स ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर बायर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं, राइट। और प्राइजेस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा फाइनलाइज किया जाएगा, ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और IMPCL एक पब्लिक सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की हमें देखने को मिलती है। और सिर्फ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जो है जो हम लोग को देखने को मिलती है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर जो है वो सिर्फ यही हम लोग को देखने को मिलती है, IMPCL। तो IMPCL एक लौती ऐसी हम लोग को, एकमात्र ऐसी हम लोग को CPSE सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हम लोग को देखने को मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिक से फैक्ट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात हो रही है, पहला काउंटर टेररिज्म डायलॉग हम लोग को इंडिया और नाइजीरिया के बीच में देखने को मिला है। तो नाइजीरिया की लोकेशन आप अपने वर्ल्ड मैप पर जाकर देखिए कि नाइजीरिया की लोकेशन कहां पर है, उस पर फिंगर रखिए। क्योंकि देखो आपके दीवार पे जो मैप है ना, उस पर मैं चाह रहा हूं कि आप बार बार उसको देखें, क्योंकि देखो हमेशा हर जगह पर डिजिटल टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगी, राइट। बट आप जब चलते फिरते रहोगे अपने घर में, अपने रूम में, यानी कि कोई चीज अगर आप पढ़ रहे हो, बुक में कोई लोकेशन आप पढ़ रहे हो, तो जब मैं आपकी इतनी बार प्रैक्टिस करा दूंगा आपके वर्ल्ड मैप के पास जा जाकर देखने की, तो उससे क्या फायदा होगा, उससे आप तुरंत बुक में जैसे ही देखोगे कोई लोकेशन, तुरंत आपका ध्यान जाएगा आपके वर्ल्ड मैप के सामने। नहीं तो फिर आप बोलो कि अरे यार सर आप जो है वो क्यों मतलब ऐसा बोलते हो कि खड़े होके हम जाएं देखें। अरे इसके पीछे एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी है, ये आपको अभी रियलाइज नहीं होगा, ये आपको अनटिल अनलेस आप अगर 10 15 20 बार ये प्रैक्टिस नहीं कर लोगे ना, तब तक आपको ये चीज रियलाइज नहीं होगी। और मैं आपको सच बताऊं तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने दीवार पर मैप लाके चिपका दिया है और वो मैप धूल खा रहा है, आज तक खड़े होकर उस मैप को निखारा तक नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई जाओ और जाकर देखो बार बार। बेचारे को लगाया हुआ है, वो भी परेशान रहता है कि यार इसने मुझे लाकर लगा दिया, मुझे देखता ही नहीं है या देखती ही नहीं है, मैं क्यों लटका हुआ हूं यहाँ पे। तो जाकर एक बार देखा करो, राइट। मैप को आपने ही लगाया ना मैप, और आपके लिए फायदेमंद चीज है ये, तो बार बार देखा करो उसको। और कोशिश किया करो जब भी कोई लोकेशन आए न्यूज में, तुरंत कहीं और गूगल पे सर्च करने की जगह आपके वर्ल्ड मैप पे आपको उसको देखना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको लोकेट भी तो करना है ना। अगर बाई चांस मतलब मेंस में अगर कुछ मतलब मैप वगैरह बनाने वाली आ जाए कोई क्वेश्चन वगैरह, या लोकेशन वगैरह आपको लोकेट करने वाली चीज आ जाए, या फिर प्रीलिम्स के अंदर लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाई करने वाली कुछ क्वेश्चन आ जाए, जैसे प्रीलिम्स में आता है ना कि इसको नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट में अरेंज करो, तो आपके घर में जो वर्ल्ड का मैप है ना, वो एग्जाम के पेपर के दौरान आपके माइंड में एकदम याद आ जाएगा आपको, राइट। क्योंकि आप वेबसाइट खोलोगे वो सब चीजें याद नहीं रहेंगी, लिख के दे देता हूं मैं, बट आपके घर में जो दीवार में वर्ल्ड का मैप है जिसको आप 50 बार रोज देख रहे हो, चलते फिरते देख रहे हो, वो आपको याद आ जाएगा। तो नाइजीरिया की लोकेशन जाकर अपने दीवार पर देखो, ठीक है। तो इस न्यूज की बात करते हैं। तो पहला स्ट्रेटेजिक और काउंटर टेररिज्म डायलॉग इंडिया और नाइजीरिया के बीच में हमें देखने को मिला है। डिस्कशन किस चीज पर हुए हैं कि जो भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो फेस कर रही है चैलेंजेस वगैरह, थ्रेट्स वगैरह, राइट, आतंकवाद,
अतिवाद और कट्टरता से लोकतांत्रिक समाजों के सामने आने वाले खतरों और चुनौतियों पर चर्चा हुई। ये सब डिस्कशन हुआ। टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसके कारण डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो थ्रेट्स, चैलेंजेस फेस कर रही हैं, उस पर चर्चा हुई, बातचीत हुई। स्पेसिफिक एरिया कॉपरेशन का ये आइडेंटिफाई किया गया कि नाइजीरिया और इंडिया मिलकर किस एरिया पर कॉपरेट करेंगे जिससे कि ये टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ सकें, टेररिज्म के अगेंस्ट अपनी लड़ाई को और बेहतर तरीके से मजबूत बना सकें, राइट। और नाइजीरिया एक कंट्री हम लोग को वेस्ट अफ्रीका में देखने को मिलती है। नाइजर इसके नॉर्थ में है, छाद इसके नॉर्थ ईस्ट में है, कैमरून इसके ईस्ट में है, बेनिन इसके वेस्ट में है। तो कोई भी कंट्री देखो आप मैप में तो उसके आसपास की कंट्रीज की लोकेशन भी आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका जो साउथ कोस्ट है ये गल्फ ऑफ गुनिया में हम लोग को देखने को मिलता है। यहां पर गल्फ ऑफ गुनिया है अटलांटिक ओशियन में, राइट। तो ये वाली चीज भी अगर आ जाए गल्फ ऑफ गुनिया कहां है तो तुरंत आप लोग को अफ्रीका ध्यान में आ जाएगा, राइट, अफ्रीका। और इसके अलावा कैपिटल जो है वो इसकी क्या है, अबूजा, इसकी राजधानी अबूजा हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में इंडिया स्वीडन वर्चुअल समिट की हम लोग बात करेंगे। तो अगेन फिर से स्वीडन कहां पर लोकेटेड है, जाओ अपने वर्ल्ड मैप के पास देखो स्वीडन कहां पर लोकेटेड है। बाल्टिक सी जो है वो कौन सी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। नॉर्थ सी कहां पर है, क्या नॉर्थ सी स्वीडन के साथ अपनी बाउंड्री टच कर रही है कि नहीं कर रही। नॉर्वेजियन सी कहां पर है, राइट, क्या स्वीडन नॉर्वेजियन सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है कि नहीं कर रही। तो वो सब चीजें इस प्रकार की भी आप लोग को प्रैक्टिस करते हुए चलना है, राइट। तो इंडिया और स्वीडन की वर्चुअल समिट हमें देखने को मिली, इंडिया और स्वीडन के बीच में हुई है वर्चुअल समिट। बायलैटरल इश्यूज और भी दूसरे रीजनल और मल्टीलैटरल इश्यूज के बारे में बातचीत हुई, राइट, कि दोनों के जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है इन सब एरियाज पर, तो उसके बारे में डिस्कशन हुआ। दोनों कंट्री ने एक्सप्रेस किया सेटिस्फेक्शन को कि जॉइंट एक्शन प्लान ये इंप्लीमेंट करेंगे और जॉइंट इनोवेशन पार्टनरशिप ये करने वाले हैं, राइट। और यहां पर बताया गया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की विजिट जो थी स्वीडन में इंडिया नॉर्डिक समिट 2018 के दौरान, तो उसमें जो पॉइंट्स थे, उसमें जो प्रमुख बिंदु वगैरह जो थे उसको एग्री किया, यानी कि जो उस मीटिंग के दौरान जो डिस्कशन हुआ था तो उसमें कुछ पॉइंट्स थे उसको एग्री किया गया। और स्वीडन का डिसीजन है कि इसे ज्वाइन करना इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, ISA को, जिसको हमने वेलकम किया कि हाँ ज्वाइन करिए, बढ़िया है, राइट। और लेड IT जो है ये लॉन्च किया गया यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क में। और नॉर्डिक रीजन में कौन से कंट्रीज आती हैं, तो देखो अगर ये चीज आपसे पूछ लिया है कि नॉर्डिक रीजन में कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और फेरो आइलैंड, ग्रीनलैंड और अइलैंड, राइट। तो ये एरिया जो है, टेरिटरीज है, कंट्रीज हैं, ये नॉर्डिक क्षेत्र में आती हैं, नॉर्डिक क्षेत्र में। तो नॉर्डिक क्षेत्र में कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो ये सब आती हैं जो मैंने आपको बताया, वो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आज हैं तो काफी सारे टॉपिक्स बट काफी छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, तो आपको मजा भी आ रहा होगा कि ज्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है आज। तो देखो अब जो टॉपिक आ रहा है इसमें बात हो रही है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क की। साइबराबाद में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क हम लोग को देखने को मिल रहा है। नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिख कर बताओ अभी के अभी तुरंत के तुरंत कि साइबराबाद जो है वो कहां पर है, बताओ जरा साइबराबाद कहां पर है। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो है एक पुलिस स्टेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, गाची बोवली पुलिस स्टेशन। तो तेलंगाना का ये पुलिस स्टेशन है, यहां पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क का उद्घाटन किया गया है। यह भारत का पहली तरह का लिंग समावेशी सामुदायिक पुलिसिंग पहल है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जेंडर इंक्लूसिव कम्युनिटी पुलिस इनिशिएटिव हमारे इंडिया का हमें देखने को मिल रहा है। और डेस्क को किसके द्वारा मैनेज किया जाएगा, पुलिस लियासन ऑफिसर के द्वारा और ट्रांसजेंडर पर्सन के द्वारा जो कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करेंगे। तो पुलिस लियासन ऑफिसर आपको समझ में नहीं आया होगा क्या कौन होते हैं, तो पुलिस संपर्क अधिकारी होते हैं, यानी कि इस डेस्क के अंदर पुलिस की तरफ से एक व्यक्ति होंगे, एक ऑफिसर होंगे और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर एक होंगे जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ बातचीत करेंगे, इन ऑफिसर को बताएंगे और ये ऑफिसर पुलिस अथॉरिटीज को ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए कार्य करेंगे, फिर इस प्रकार से उनको बताएंगे मेन पुलिस यूनिट को, राइट। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा ये फोकल पॉइंट की तरह काम करेगा। ये जिले के ट्रांसजेंडर समुदाय जो हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट की जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो उनके बीच सभी शिकायत निवारण, तो उनके बीच किसी प्रकार का ग्रीवियंस होता है उसको रिड्रेस किया जाएगा।
राइट, कोई वॉयलेंस से रिलेटेड है, डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है, तो हर प्रकार की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ये डेस्क जो है वो काफी अच्छा हम लोग को देखने को मिल रहा है, मददकारी होने वाला है। ये महिला और बाल कल्याण विभाग और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, इनके साथ साझेदारी में परामर्श, कानूनी सहायता, सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण, नौकरी प्लेसमेंट आदि भी प्रदान करेगा। मतलब कि कुल मिलाकर काउंसलिंग सर्विसेज, लीगल एड सर्विसेज, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स, जॉब प्लेसमेंट और भी तमाम सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड कराएगा ये डेस्क, राइट, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क। और ये डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ मिलकर वेरियस सर्विसेज भी प्रोवाइड कराने वाला है। तो सिर्फ ये डेस्क जो ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको नहीं, सिर्फ उनकी प्रॉब्लम्स ही रिजॉल्व करने का काम नहीं करेगा, बल्कि वेरियस उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी ओपन करेगा। तो काफी शानदार चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक जानकारी, एक आइडिया होना चाहिए। अब पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आईसीएआर का फुल फॉर्म बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि क्या इसका फुल फॉर्म है, अभी के अभी बताइए। तो इसको किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 अवार्ड मिला है। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा क्या बात हो रही है। तो आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसको किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 अवार्ड जो है वो मिला है। ये अवार्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हमें देखने को मिलता है। आईसीएआर को ये अवार्ड जो मिला है वो उसकी एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन के लिए मिला है कि उसने मिट्टी की हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करी, राइट, सॉइल हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करी इस थीम के साथ कि स्टॉप सॉइल इरोजन, सेव अवर फ्यूचर ड्यूरिंग 2020। 2020 के दौरान मिट्टी का कटाव बंद करो और हमारे भविष्य को बचाओ। तो ये इस थीम के साथ, इस विषय के साथ जो है इसने काम किया, सॉइल हेल्थ अवेयरनेस पर फोकस किया, राइट। तो इसीलिए आईसीएआर को जो है वो ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। और किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड की बात करें तो 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। ये इंडिविजुअल को और इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज करती है जो इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन सॉइल के बारे में पब्लिक अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करते हैं, जागरूकता बढ़ाते हैं सॉइल के बारे में, राइट, सॉइल की हेल्थ के बारे में या सॉइल के वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में कि इसको और कैसे अच्छा किया जाए। और इसको किंगडम ऑफ थाईलैंड का जो साम्राज्य है उसके द्वारा इसे स्पॉन्सर किया जाता है इस अवार्ड को। और इसका नाम जो है वो थाईलैंड के राजा के नाम पर रखा गया है, राजा भूमि बोल अदुल्या देज के नाम पर रखा गया है। तो ये वाली चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि राजा भूमि बोल कौन है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो थाईलैंड के राजा हैं, ये आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए, राइट। फोकस किया जा रहा है कि हमारी कंट्री के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए फाइनेंसिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े, तो इस पर फोकस किया जा रहा है। एक नई रिपोर्ट आई है, मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग इन इंडिया। ये नई रिपोर्ट अभी रिलीज हुई है, किसके द्वारा रिलीज करी है, नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट इंडिया के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी करी है, राइट। मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग इन इंडिया हाईलाइट किया है रोल के बारे में कि इंडिया का जो ट्रांजिशन हम लोग को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखने को मिल रहा है तो उसका फाइनेंशियल रोल जो है वो किस प्रकार का है कि इंडिया के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जो स्विच हो रहे हैं तो उस जो स्विच हो रहा है, जो ये ट्रांजिशन हो रहा है उसमें फाइनेंस का क्या रोल है, तो इस पर हाईलाइट किया गया है। एनालाइज किया गया है कि ट्रांजिशन को रिक्वायरमेंट है, यानी कि इस प्रकार के जो हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो शिफ्ट कर रहे हैं तो इसके लिए $266 बिलियन की कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट, यानी कि इतना ज्यादा अमाउंट जो है वो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, बैटरीज में अगले 10 सालों में। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो इस रिपोर्ट ने इस रिक्वायरमेंट के बारे में बताया कि इतना पैसा लगाना पड़ेगा तब जाकर हम लोग बेहतर तरीके से ट्रांजिट कर पाएंगे, शिफ्ट कर पाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। कंज्यूमर आज की डेट में काफी सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जैसे कि हाई इंटरेस्ट रेट, लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, हाई इंश्योरेंस रेट, गाड़ी का इंश्योरेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत महंगा हो जाता है। इसके अलावा लो लोन टू वैल्यू रेशियोज, इसका आसान भाषा में मतलब ये समझो कि बैंक जो है वो गाड़ियों के ऊपर लोन नहीं देती है। कई बार उनको लगता है कि वो गाड़ी की वैल्यू इतनी नहीं है कि मॉर्गेज इतना नहीं हो पाएगा कि लोन जो है वो दिया जा सके, राइट। यानी कि कुल मिला के मॉर्गेज की कहानी होती है कि बैंक जो है वो इसलिए भी इंटरेस्टेड कई बार नहीं होती है कि कल को सामने वाले व्यक्ति किस्त नहीं भर पाया तो ये गाड़ी को बेचेंगे तो इसकी रीसेल वैल्यू नहीं मिल पाएगी, राइट। तो ये गाड़ी जो है वो लोन की जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ही रिकवर नहीं करवा पाएगी। तो इसके कारण भी
लो लोन टू वैल्यू रेशियो के कारण भी हमें देखने को मिलता है कि लोगों को आसानी से लोन नहीं मिल पाता गाड़ियों में। तो ये वाली कहानी भी होती है उनकी रीसेल वैल्यू वगैरह के कारण भी। तो कई बार ऐसी चीजें सामने आती हैं, राइट। 10 सोल्यूशन जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए। और बताया गया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती है, और इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो ऐसे कुछ सोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट करने वाले हैं। अभी के लिए इन सब सोल्यूशंस की आपको आवश्यकता नहीं है। मेनली सिर्फ यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान में रखना है। अगर याद रख पाओ ये फिगर तो बहुत अच्छी बात है। $266 बिलियन की बात हुई है कि इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा अगले 10 सालों में अगर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टोटली शिफ्ट करना है तो, या ट्रांजिट करना है तो, या ट्रांजिट करने के लिए इतना मेन अमाउंट जो है वो लगने वाला है। तो ऐसा आप लिखकर बता सकते हो कि अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट, तो रिपोर्ट का अगर नाम याद भी नहीं आए तो भी इस प्रकार से लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट नीति आयोग रिपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिस फलाना फलाना अमाउंट, यानी कि $266 बिलियन अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड will be required to transit in electric vehicles, charging infrastructure and batteries over next decades। तो ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे की बात करते हैं। एग्रीकल्चर वोल्टेज टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर वोल्टेज टेक्नोलॉजी लेकर आई है। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, इस पर हम लोग समझते हैं, बात करते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने इन्फॉर्म किया है लोकसभा को एग्रीकल्चर वोल्टेज टेक्नोलॉजी के बारे में। एग्री वोल्टाइक सिस्टम 105 किलोवाट कैपेसिटी का ये बताया जा रहा है, जिसको ICAR सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर के द्वारा डेवलप किया गया है। ये टेक्नोलॉजी जो है गाइस बताया जा रहा है कि फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने में मदद करेगी, कि फार्मर्स भी अपने खेत पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं कैश क्रॉप्स को ग्रो करते हुए, यानी कि साइमल्टेनियसली कैश क्रॉप्स को ग्रो करते करते इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और जो कुसुम स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान जो हमें स्कीम देखने को मिलती है, तो इस योजना के घटक के तहत, यानी कि इसके कंपोनेंट 1 के तहत किसानों के खेतों में 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की क्षमता वाले कृषि वोल्टिक प्रणाली की स्थापना का प्रावधान है। यानी कि इस स्कीम के कंपोनेंट 1 के अंडर भी ये प्रावधान है, ये प्रोविजन है कि एग्री वोल्टाइक सिस्टम फार्मर्स के खेतों पे इंस्टॉल किया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी 500 किलोवाट से 2 मेगावाट की होगी, जिससे कि किसान भी अपने खेतों पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। और अगर किसान अपने खेतों पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे सोलार माध्यम से, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो इरिगेशन में भी उनको वो इलेक्ट्रिसिटी मदद करेगी, राइट। यानी कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी वो इलेक्ट्रिसिटी उनके लिए मददकारी होगी। तो अल्टीमेटली उनका पैसा जो है वो बचेगा ही बचेगा, राइट। मोटर पंप्स जो वो लगाते हैं तो उसमें उनका पैसा बच जाएगा, राइट। तो सोलार पंप्स के माध्यम के थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके इरिगेशन में उनको मदद मिल जाएगी, राइट। दूसरी बात, वो इसको बेच भी सकते हैं, तो ऐसा भी प्रोविजन हम लोग को देखने को मिल रहा है। और नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 13 ऑपरेशनल एग्री वोल्टाइक सिस्टम इंडिया के अंदर डॉक्यूमेंट किए हैं, राइट। तो यानी कि इसका दस्तावेजीकरण किया गया है। तो इस पर देखिए आगे चल के आएगा, न्यूज वगैरह हम लोग को देखने को मिलेगी, तब इस पर हम लोग बात करेंगे, राइट। तो इसी टेक्नोलॉजी पर ही अभी लोकसभा के अंदर बात हुई थी, दैट्स व्हाई ये टॉपिक हमें न्यूज पर देखने को मिला था। तो सिंपल सी ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब बात करेंगे त्रिशूल मिलिट्री एयरबेस उड़ान स्कीम के अंडर ये एयरबेस हमें देखने को मिल रहा है। पहली फ्लाइट दिल्ली से न्यूली अपग्रेडेड त्रिशूल मिलिट्री एयरबेस जो बरेली एयरपोर्ट पे हमें देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश के, तो उसको हरी झंडी दिखाई गई, उसको रवाना किया गया पहली फ्लाइट को इस एयरबेस से, त्रिशूल मिलिट्री एयरबेस से। और इसके पीछे जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हमें देखने को मिल रही है। जो ये अपग्रेडेशन किया गया है, ये उड़ान स्कीम जो हमें देखने को मिलती है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम, इसके तहत इसके अंडर जो है वो किया गया है। त्रिशूल मिलिट्री एयरबेस बरेली के अंदर हमें देखने को मिलता है। ये इंडियन एयरफोर्स का एयरबेस है और ये जमीन जो है वो हैंड ओवर कर दी गई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, कि यहाँ पर सिविल एविएशन ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे, राइट। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और अलायंस एयर जो है इसको मिला था पूरा प्रोजेक्ट इस प्रकार के कार्य करने का, यानी कि इस एयरबेस को बनाने का और उसको ऑपरेशनल करने का। तो एयर अलायंस को ये प्रोजेक्ट मिला था, राइट, दिल्ली बरेली रूट के लिए।
उड़ान 4 बिडिंग प्रोसेस के दौरान पिछले साल, राइट। तो ये वाली चीज है जिसका आपको एक आइडिया होना चाहिए। एयरबैग्स के बारे में आप लोग जानते हैं गाइस, एयरबैग्स के बारे में कि गाड़ी का जब एक्सीडेंट होता है तो एयरबैग्स खुल जाते हैं जिससे इंसान की जान बच जाती है। तो एयरबैग के बारे में आई डोंट थिंक कि आपको ज्यादा समझाने की आवश्यकता है। सीधे सीधे मुद्दे पे आता हूं। तो एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें मैंडेटरी बताया गया कि एयरबैग जो है वो सामने वाली गाड़ी की जो फ्रंट सीट जो होती है ना, कौन सी, ड्राइवर वाली भी और पैसेंजर वाली भी, फ्रंट वाली, तो उन दोनों के लिए ही एयरबैग मैंडेटरी कर दिए गए हैं, राइट। अभी तक सिर्फ ड्राइवर के लिए एयरबैग मैंडेटरी थे, अब दोनों के लिए, फ्रंट सीट दोनों के लिए एयरबैग मैंडेटरी कर दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का ये नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला है। व्हीकल जो मैन्युफैक्चर हुई हैं अप्रैल 1 2021 के बाद नए मॉडल और अगस्त 31 2021 की जो हमें देखने को मिली है एग्जिस्टिंग मॉडल्स वाली, तो उनमें एयरबैग्स फिट किए जाएंगे। यानी कि कई बार होता है ना कि एक साथ जो है वो मैन्युफैक्चर कर दी जाती है काफी सारी व्हीकल्स, काफी सारी गाड़ियां, राइट। तो बताया जा रहा है कि नए मॉडल्स वाली गाड़ी और एग्जिस्टिंग मॉडल वाली गाड़ी जो बनेंगी तो वो उन गाड़ियों में एयरबैग्स जो है वो लगाए जाएंगे, दोनों ही चीज के लिए, पैसेंजर्स के लिए, फ्रंट सीट के। और सेफ्टी फीचर जो है ये सजेस्ट किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कमेटी रोड सेफ्टी के ऊपर हमें देखने को मिली थी, तो उसके द्वारा ये सजेस्ट किया गया था और उन्हीं के रिकमेंडेशन के आधार पर इस चीज को मैंडेटरी कर दिया गया। अब ये कंपलसरी है, सभी जितने भी मॉडल है, चाहे वो बेस मॉडल हो या कोई भी मॉडल हो, राइट। तो उसमें बताया जा रहा है कि ये सभी यानी कि गाड़ियों के लिए फ्रंट सीट जो है, भले ही कितना भी सस्ता मॉडल क्यों ना हो, बेस मॉडल क्यों ना हो, फ्रंट सीट के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है, राइट। तो ये चीज बताई गई और उन गाड़ियों के लिए किया गया है जिन गाड़ी में 8 सीट से ज्यादा नहीं है, राइट, इन एडिशन टू ड्राइवर को मिलाकर जिन गाड़ियों में 8 सीट से ज्यादा नहीं है तो उन गाड़ियों के लिए किया गया है। यानी कि 8 सीटर गाड़ियों के लिए ये, अप टू 8 सीटर गाड़ियों के लिए ये प्रोविजन मैंडेटरी कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन की बात करें तो एयरबैग्स क्या होते हैं तो इसके बारे में आप लोग को पता ही है ऑलरेडी, तो उसमें मुझे आप लोग को बताने की आवश्यकता नहीं है उतना डिटेल में एयरबैग्स वगैरह के बारे में, राइट। और आप लोग जानते हैं इसके बारे में। बाकी कुछ और दूसरे जो सेफ्टी फीचर जो गाड़ी में हम लोग को देखने को मिलते हैं वो कौन से सेफ्टी फीचर हैं। एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, एबीएस। कभी कभी एबीएस का फुल फॉर्म कई बार स्टेट सिविल सर्विसेज पूछ सकती है, तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। स्पीड अलर्ट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग सेंसर, ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर, मैनुअल ओवरराइड फॉर सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, राइट। तो ये वाली चीज है। गाइस अब बात करेंगे काम टू म्यूटेशन के बारे में, तो ये क्या होता है इस चीज को समझेंगे, बट बिफोर दैट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जिस चीज को लेकर ये काम टू म्यूटेशन हमें न्यूज में देखने को मिला है। तो ऑस्ट्रेलिया में एक महिला थी, कैथलीन फ्लॉकबिग इनका नाम था। इनके ऊपर आरोप पहले लगे थे, फिर बाद में ये दोषी सिद्ध हो गई थी कि इन्होंने अपने बच्चों का कत्ल किया है। तो बच्चों के कत्ल के इंजाम में, जुर्म में बताया गया कि इनको जो है वो जेल की सजा हुई और लगभग 30 साल के आसपास हो गए हैं अराउंड कि ये जेल में बंद थी। और आज जाकर पता लग रहा है, कुछ साइंटिस्ट रिसर्चर्स का ये कहना है, कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इनके बच्चों की जो मौतें हुई थी वो एक रेयर जेनेटिक डिफेक्ट के कारण हुई थी, इन्होंने अपने बच्चों को नहीं मारा। तो ये बेसिकली जुडिशरी ने, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ऐसा केस देखने को मिला जहां पर जुडिशरी ने गलत डिसीजन लिया और एक महिला जो है उन्होंने काफी लंबे समय तक जेल में सजा काटी। तो ये एक बड़ा इशू ऑस्ट्रेलिया के अंदर से आ रहा है। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर ये काम टू करके एक जेनेटिक म्यूटेशन हम लोग को देखने को मिला है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, राइट। तो ये चीज है, आप लोग को अगर डायरेक्टली इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि काम टू अभी रिसेंटली न्यूज में था, क्या है ये, जैसे ये आ सकता है कि क्या ये एक मेडिसिन है, क्या ये एक कोई मिसाइल है, क्या ये एक कोई टेक्नोलॉजी है, क्या ये एक कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या डिफेक्ट है। तो आपको जेनेटिक डिसऑर्डर या डिफेक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना है, सिर्फ इतनी सी चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। काम टू म्यूटेशन के कारण जो मौत होती है वो कार्डियक अरेस्ट के कारण होती है, यानी कि हार्ट फेल वगैरह हो जाता है, तो इसके कारण से ये मौत होती है। बाकी जो पूरी अगर स्टोरी है, अगर आपको जाननी है, समझनी है, तो आप bbc.com/news/world ऑस्ट्रेलिया पे जा सकते हैं और ये आपको जो है वो मिल जाएगी, यानी कि पूरी स्टोरी इनसे रिलेटेड मिल जाएगी। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ काम टू के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। कालमोडुलिन 2 ये एक प्रोटीन है जो कि काम टू जीन जो ह्यूमंस के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं उनके द्वारा एनकोडेड है, राइट। और म्यूटेशन काम टू जो है उसका वो एसोसिएटेड है कार्डियक एरिथमियास से, मतलब कि मैंने आपको बताया ना कि हार्ट फेल एकदम से हो जाता है, राइट। तो इस पर्टिकुलर रेयर डिजीज के कारण, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण, ठीक है। क्लियर है आपको यहाँ तक बात? अब डिस्कस करेंगे
गहीर माथा मरीन सेंचुरी के बारे में। तो ये सेंचुरी के बारे में जानेंगे, बट उससे पहले ये सेंचुरी का टॉपिक न्यूज में क्यों है। तो ओडिशा हाई कोर्ट का एक 3 मेंबर का पैनल है, 3 सदस्यीय पैनल ओडिशा हाई कोर्ट का। ओडिशा हाई कोर्ट ने ये गठित किया है, कॉन्स्टिट्यूट किया है 3 सदस्यीय पैनल को। इस पैनल ने जो एंडेंजर्ड ऑलिव रिडले टर्टल हैं, लुप्त प्राय ऑलिव रिडले समुद्री कछुए जो हैं, उनके संरक्षण के लिए किए गए उपायों का आकलन किया है, एक्सेस किया है कि गहीर माथा मरीन सेंचुरी में क्या मेजर्स लिए गए हैं ऑलिव रिडले टर्टल्स जो हैं, एंडेंजर्ड ऑलिव रिडले सी टर्टल्स, उनके कंजर्वेशन के लिए। तो इसको देखने के लिए ये 3 सदस्यीय पैनल जो है उसने फील्ड ट्रिप करी है, यानी कि वहां पर जाकर देखा है, गए थे वो। तो इसलिए ये गहीर माथा मरीन सेंचुरी हमें न्यूज में देखने को मिली, राइट। अकॉर्डिंग टू एन एनवायरमेंट मैगजीन रिपोर्ट, एनवायरमेंट मैगजीन की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि 800 ऑलिव रिडले टर्टल्स की मृत्यु हुई है सिंस जनवरी से। किस चीज के कारण मृत्यु हुई है? तो स्टेट्स फॉरेस्ट एंड फिशरी डिपार्टमेंट ने ध्यान नहीं दिया, उनके नेग्लिजेंस के कारण, उनकी लापरवाही के कारण 800 से ज्यादा ऑलिव रिडले सी टर्टल की मृत्यु हुई है। और गाइस, ऑलिव रिडले टर्टल जो हैं ये भारी मात्रा में, लाखों की संख्या में हम लोग को ओडिशा के कोस्टल एरिया में हर साल देखने को मिलते हैं। हर साल लाखों की मात्रा में ये अंडे देते हैं। और गहीर माथा बीच जो है बे ऑफ बंगाल कोस्ट पे हम लोग को देखने को मिलती है, नहीं कि बे ऑफ बंगाल यहीं पर ही इसके कोस्ट के पास है ओडिशा में, राइट। तो यहाँ पर पूरे दुनिया भर में सबसे ज्यादा इन टर्टल्स की नेस्टिंग होती है, यानी कि सबसे ज्यादा पूरी दुनिया भर में ये जो ऑलिव रिडलेट सी टर्टल जो अंडे देते हैं वो यहीं पर देते हैं, गहीर माथा, यानी कि ये मरीन सेंचुरी में, इस बीच में, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, सिंपल सा बेसिक सा फैक्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। गहीर माथा मरीन सेंचुरी कहां पर है, क्वेश्चन आ जाए, ओडिशा आपको ध्यान में रखना है। इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस लिए जानी जाती है, किस लिए ये बेसिकली मरीन सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में ऑलिव रिडले सी टर्टल आकर अंडे देते हैं। और पूरे दुनिया भर में सबसे ज्यादा मात्रा में जो अंडे दिए जाते हैं सी टर्टल के द्वारा, वो यहाँ पर दिए जाते हैं इस पर्टिकुलर मरीन सेंचुरी में। क्लियर है यहाँ तक बातें आपको? अब बात करेंगे नेगेव लाइट मशीन गन्स के बारे में, राइट। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो इंडियन आर्मी पहला लॉट न्यू लाइट मशीन गन का इजराइल से ले रही है, राइट। इजराइल से पहली बार हम लोग ये गन जो है वो ले रहे हैं, लाइट मशीन गन्स, राइट। और ये गन्स जो है गाइस, नेगेव 7.62 इंटू 51 mm की ये हम लोग को लाइट मशीन गन देखने को मिल रही है। कॉम्बैट प्रूवन वेपन है ये, लड़ाकू सिद्ध हथियार है ये। इसको करंटली काफी सारी कंट्रीज उपयोग में ले रही हैं, यानी कि ये वाली जो मशीन गन है, लाइट मशीन गन, ये काफी सारी कंट्रीज के पास है। लाइट मशीन गन जो है गाइस, ये लिथैलिटी और सोल्जर्स की जो रेंज है उसको बढ़ा देगा, राइट। सैनिक की घातकता और सीमा को बहुत बढ़ा देगा, राइट। तो ये लाइट मशीन गन, तो इसके बारे में आप लोग को ध्यान में रखना है। मेनली यही चीज पूछी जाएगी कि नेगेव क्या है। तो नेगेव एक लाइट मशीन गन है, इजराइल से पहली बार हम लोग ये गन ले रहे हैं। गाइस, अब बात करेंगे CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन के बारे में। देखो, आपको नाम से समझ में आना चाहिए, फ्लोरिकल्चर मिशन है। फ्लोरी यानी कि फ्लावर की बात हो रही है, तो फ्लावर को कल्टीवेट करने का मिशन है कि ज्यादा मात्रा में हम लोग फ्लावर्स को कल्टीवेट करें। तो CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन जो है, इसको अप्रूवल मिल गया है। हमारी कंट्री के 21 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में इसको लागू किया जाएगा। जो अवेलेबल नॉलेज बेस CSIR इंस्टीट्यूट्स के पास है, यानी कि जो नॉलेज CSIR इंस्टीट्यूट्स के पास है, उस नॉलेज का उपयोग करते हुए इंडियन फार्मर्स की मदद की जाएगी। इंडस्ट्रीज को रिपोजिशन करने में मदद की जाएगी कि वो अपनी इंपोर्ट रिक्वायरमेंट को पुनः स्थिति में ला सकें, राइट। इसके अलावा फ्लोरिकल्चर या फिर फ्लावर फार्मिंग जो है, वो एक डिसिप्लिन हम लोग को हॉर्टिकल्चर का देखने को मिलता है, जहां पर फ्लावर्स का कल्टीवेशन होता है, राइट। फ्लावर्स वगैरह उगाए जाते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हैं गार्डन्स के लिए और फ्लोरिस्ट्री के लिए उगाए जाते हैं, कल्टीवेट किए जाते हैं, राइट। और इसको किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है? तो CSIR कोलैबोरेट कर रही है ICAR के साथ, ICAR की डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर के साथ, KVIC APEDA ट्राइफेड फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज में जो है, और मिनिस्ट्री ऑफ MSME और जो काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके ये मिशन जो है वो इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा आप लोग को पता है गाइस कि इंडिया में डाइवर्स वैरायटी की क्लाइमेट यानी कि एग्रो क्लाइमेटिक और एडेफिक कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये काफी फेवरेबल है
इसी वजह से हमारे यहाँ पर काफी सारे प्लांट्स की डाइवर्सिटीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, क्योंकि हमारी जो कंट्री है उसकी लोकेशन बहुत बढ़िया है, राइट। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया पे हम लोग हैं। हमारी कंट्री में आप देखेंगे कि बर्फबारी भी होती है अगर आप नॉर्थ साइड चले आए तो, राइट, ठंडा मौसम है। साउथ साइड चले आए तो मॉइस्चर वाला मौसम हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाओ, ग्रीनरी वाला पूरी चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो यानी कि हर प्रकार की, अगर राजस्थान साइड चले जाओ तो डेजर्टरी हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। एरिया है, सिचुएशन, क्लाइमेटिक कंडीशन उस प्रकार की है, डेजर्ट वाली, राइट। तो हर प्रकार की, हर तरीके की क्लाइमेट कंडीशन है, इसलिए हमारी कंट्री में हर प्रकार के डाइवर्स तरीके के प्लांट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। बट फ्लोरिकल्चर मार्केट में हम लोग मात्र 0.6% ही शेयर कर पाते हैं, 0.6% ही पूरे दुनिया भर के फ्लोरिकल्चर मार्केट में। तो इसलिए हम लोग को फ्लोरिकल्चर मार्केट को भी एक्सपेंड करना है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम लोग ज्यादा मात्रा में फ्लावर्स वगैरह को कल्टीवेट करेंगे, राइट। ये वाली चीज है। और कम से कम 1200 मिलियन अमेरिकी डॉलर वैल्यू के मूल्य के पुष्प उत्पाद यानी कि फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट भारत द्वारा आयात किए जाते हैं, भारत द्वारा इंपोर्ट किए जाते हैं। तो ये वाली जानकारी भी आप लोग को होनी चाहिए। अब बात करेंगे मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के बारे में, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली उद्घाटन किया है मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इस समिट के की हाइलाइट्स की बात करें तो मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 आउटलाइंस द प्रायोरिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो ये मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 है, ये सरकार की प्राथमिकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, राइट। हमारी कंट्री में मेजर पोर्ट की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के ऊपर काम हम लोग कर रहे हैं, और बढ़ाया भी है हमने। 870 मिलियन टन्स 2014 में थी, ये बढ़कर 1550 मिलियन टन जो है वो हो चुकी है। मेगा पोर्ट जो है वहां पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि वाधवन, पारादीप, दीनदयाल पोर्ट जो कंडला में हम लोग को देखने को मिलता है। इंडिया का मेन एम ये है कि 23 वाटरवेज हम लोग ऑपरेशनलाइज कर देंगे 2030 तक, इसलिए जल मार्गों पर भी काम चल रहा है, अलग अलग वाटरवेज हम लोग तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। इंडिया जो है हमारी कंट्री की कोस्ट लाइन पे 189 लाइट हाउसेज जो है वो तैयार करने वाली है, राइट। लाइट हाउसेज को तैयार करेगी, और इन लाइट हाउसेज को हम लोग टूरिज्म के लिए भी काम में ले सकते हैं, उससे रेवेन्यू जो है वो, पैसा जो है वो जनरेट होगा, राइट। तो इससे टूरिज्म डेवलप करने पर भी हम लोग काम करेंगे। और स्टेप्स जो है वो लिए जा रहे हैं, इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं अर्बन वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर, इसको इंट्रोड्यूस करने के ऊपर, राइट। कि क्योंकि देखो फ्यूल वगैरह जो है, अगर हम लोग बात करें पेट्रोल डीजल की, तो उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा हाई हो रही है, बढ़ती जा रही है, काफी महंगा होता जा रहा है, राइट। तो हम लोग वाटरवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो सस्ता भी पड़ेगा, चीप मोड भी हम लोग को देखने को मिलेगा। जो की स्टेट्स और सिटीज हैं जैसे कि कोची, मुंबई, गुजरात, गोवा, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है वाटर ट्रांसपोर्ट का, और उसमें हम लोग काम भी कर रहे हैं। डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग को इंकरेज किया जा रहा है, राइट। शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी का अप्रूव भी किया गया है इंडियन शिपयार्ड्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने क्रिएट करी है एक लिस्ट 400 इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स की, जिसमें इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल 31 बिलियन यूएस डॉलर का बताया जा रहा है। द सागर मंथन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये मर्केंटाइल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर है जिसको लॉन्च किया गया है, राइट। तो मरीन से रिलेटेड यानी कि समुद्री एरिया, समुद्री एक्टिविटी से रिलेटेड अवेयरनेस जो है ये क्रिएट करेगा सेंटर, राइट। ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है मरीन सेफ्टी को एनहांस करने के लिए, रिसर्च और रेस्क्यू कैपेबिलिटीज के लिए, सिक्योरिटी और मरीन एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए ये केंद्र काम करेगा। गवर्नमेंट जो है वो सोलार और विंड बेस्ड पावर सिस्टम को इंस्टॉल कर रही है, उसकी प्रक्रिया बकायदा बरकरार है, चल रही है, राइट। सभी मेजर पोर्ट्स हमारी कंट्री में है, वहां पर इस प्रकार के सोलार और विंड बेस्ड पावर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करने पर काम किया जा रहा है। एम ये है कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ा देंगे, राइट। तो 60% से ज्यादा जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को जो है वो बढ़ा दिया जाएगा 2030 तक, और ये 3 फेसेस में किया जाएगा। तो ये वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है। इस मरीन इंडिया समिट 2021 में इन सब चीजों के ऊपर बातचीत हुई, हमें ये सब चीजें देखने को मिली। अब बात करेंगे सुगम्य भारत एप्लीकेशन के बारे में। तो सुगम्य भारत एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, राइट। तो इस पर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड
एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च किया है। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आती है, उसके द्वारा डेवलप किया गया। ये क्राउड सोर्सिंग मोबाइल एप्लीकेशन है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए फोकस किया जा रहा है कि एक्सेसिबिलिटी को बढ़ावा देना, उसको सेंसिटाइज करना, मतलब कि जो दिव्यांगजन पर्सन होते हैं उनको वेरियस चीजों की एक्सेसिबिलिटी मिल जाए, यानी कि वेरियस चीजों का एक्सेस वो कर सके, राइट। और इसके 3 पिलर जो हैं वो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के तौर पर हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें ऐसा एनवायरमेंट बनाना, एक्सेसिबल एनवायरमेंट बनाना दिव्यांगजन पर्सन के लिए कि दिव्यांगजन पर्सन को किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता ना पड़े, एक्सटर्नल मदद की, मतलब हर तरीके से वो सक्षम हो सके, हर प्रकार की फैसिलिटी हर जगह उनके लिए अवेलेबल हो सके, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी, और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को भी इस प्रकार से बनाना कि दिव्यांगजन उसका बेहतर तरीके से उपयोग कर सके। इसके 5 मेन फीचर्स हैं, जिनमें से 4 फीचर जो है वो डायरेक्टली एक्सेसिबिलिटी को एनहांस करने से रिलेटेड है, और 5वां जो फीचर है स्पेशल फीचर, वो सिर्फ कोविड रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं दिव्यांगजन को उससे डील करने के लिए है, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए। तो गाइस हम लोग 2 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कल के लेक्चर में छूट गए थे, राइट। 2 टॉपिक्स कल वाले। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क की यहां पर बात हो रही है, राइट। तो ये क्या है, ये किस प्रकार का फ्रेमवर्क है, तो इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा कि पहले ये फ्रेमवर्क क्या होता है वो मैं आपको समझाऊं, उसके बाद फिर हम लोग ये टॉपिक न्यूज में क्यों देखने को मिला था उसको देखें। तो पीसीए ये एक फ्रेमवर्क है, राइट, जिसमें जो बैंक जिनके वीक फाइनेंशियल मैट्रिक्स होते हैं वो डायरेक्टली आरबीआई के अंडर रहते हैं, आरबीआई की निगरानी में रहते हैं। इसको आसान भाषा में समझो, जैसे कि एक कोई बैंक है, ठीक है, एक बैंक है, इस बैंक के पास मैंने पैसा जमा किया, ठीक है, मैंने पैसा जमा किया, मैं कस्टमर हूं, मैंने पैसा जमा किया इस बैंक के पास। अब आपको पता है बैंक कैसे काम करती है, जो व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करते हैं उस पैसे को बैंक क्या करती है, लोन पे देती है, राइट। और जो बीच का डिफरेंस होता है, राइट, कि यानी कि क्योंकि जब मैं पैसे जमा करूंगा मुझे भी तो कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, सेविंग बैंक पे 2-3% इंटरेस्ट होता है, राइट। लोन जो होता है 12-13% हो गया। तो इसका जो डिफरेंस होता है वो बैंक का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इसमें हटा दो, बैंक अपने लोगों को सैलरी दे रहा है, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहा है, सब हटा दो, तो उसके बाद फिर बैंक का प्रॉफिट निकल के आता है कि नहीं। तो ये वाली चीज होती है इस प्रकार से, आपको पता है कि बैंक किस प्रकार से काम करती है। अब एक व्यक्ति था एक्स, वो व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया, उस व्यक्ति ने बैंक के पास एक प्रॉपर्टी रखवाई, उस प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो बिल्कुल निल है, यानी कि मार्केट में बिक ही नहीं रही है उस प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी कोई खरीदने को नहीं तैयार, और ये व्यक्ति लोन लेकर फरार हो गया, राइट। एक व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया, प्रॉपर्टी रखकर लोन लेकर व्यक्ति फरार। बैंक जो है वो प्रिंसिपल इंटरेस्ट तो दूर की बात है, इंटरेस्ट वसूलना तो दूर की बात है, प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं निकाल पा रही जो अमाउंट बैंक ने लोन के तौर पर दिया था। प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश करी तो मार्केट में प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, तो बैंक का क्या हो गया, दिवालिया हो गया, एनपीए हो गया बैंक का। तो ऐसी स्थिति जब बैंक की होती है, ऐसी दुर्दशा जब बैंक की होती है, तो उसमें आरबीआई डायरेक्टली उस बैंक को अपनी निगरानी में रखता है, और यही है पीसीए। इसमें ऐसे बैंक को शामिल किया जाता है जिनकी दुर्दशा हो गई होती है। तो आरबीआई ने इस फ्रेमवर्क को 2002 में इंट्रोड्यूस किया था एज अ स्ट्रक्चर्ड अर्ली इंटरवेंशन मैकेनिज्म के तौर पर बैंक्स के लिए, जो बैंक्स अंडर कैपिटलाइज्ड होते हैं ड्यू टू पुअर एसेट क्वालिटी। पुअर एसेट क्वालिटी मतलब वही कि बैंक के पास जो एसेट है, जो सामान है, वो बिक नहीं रहा है, राइट, पुअर क्वालिटी का है, उस पर वैल्यू वसूल नहीं हो पा रही, या फिर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में नुकसान होने लगता है, यानी कि उतना कमाई नहीं पा रही है कि वो अपने खर्चे निकाल पाए, राइट, हालत खराब है बैंक की, राइट। और इसका मेन एम पीसीए का ये होता है कि जो प्रॉब्लम होती है बैंकों को एनपीए की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की, उसको चेक करना, राइट, इंडियन बैंकिंग सेक्टर के अंदर। ये फ्रेमवर्क रिव्यू किया गया था 2017 में, किसके रिकमेंडेशन के आधार पर, एक वर्किंग ग्रुप है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की, रेजोल्यूशन रिजीम्स फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया और फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन। तो ये कमिटी थी और ये कमीशन था और ये वर्किंग ग्रुप था, जिसके रिकमेंडेशन के आधार पर इस फ्रेमवर्क को रिव्यू भी किया गया था 2017 में, राइट। और प्रॉम्प्ट एक्शन फ्रेमवर्क किस प्रकार से लागू किया जाता है, तो ये जब लागू किया जाता है जब कुछ रिस्क जो है वो नजर आते हैं, राइट। 3 प्रकार के रिस्क इसमें होते हैं, एक तो पुअर एसेट क्वालिटी, वो मैंने आपको समझा ही दिया, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी, तीसरा कैपिटल। कैपिटल का मतलब आसान भाषा में कि बैंक के पास जितनी भी कैपिटल है, यानी कि उसका खुद का कैपिटल। आपको पता होगा कि जब बैंक शुरू किया जाता है तो बैंक शुरू करने वाले जो लोग होते हैं, राइट, जो बोर्ड होता है जो बैंक को शुरू करता है, तो वो उसमें कैपिटल डाल के रखता है, यानी कि ये चीज रहती है कि अगर बैंक को खोलना है तो उसमें इनिशियली कुछ कैपिटल ऐसा होना चाहिए
जो अलग से बैंक के पास रिजर्व रहे कि किसी भी प्रकार का रिस्क होता है बैंक में तो उस कैपिटल का उपयोग किया जा सके, तो उसके पास वो भी कैपिटल नहीं है। तो ऐसे जब 3 प्रकार के रिस्क होते हैं, जब हाई इस प्रकार के रिस्क होते हैं, तब उस कंडीशन में बैंक को डायरेक्टली, यानी कि जो बैंक है जिसकी दुर्गति हो गई, हालत खराब हो गई, उस बैंक को डायरेक्टली आरबीआई फिर कंट्रोल करती है, देखती है, निगरानी रखती है डायरेक्टली, राइट। और ऐसे बैंक जो होते हैं गाइस, जो आरबीआई के कंट्रोल में आते हैं, उनकी डायरेक्ट निगरानी में आते हैं, तो उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। 2 प्रकार की रिस्ट्रिक्शन होती है, एक तो मैंडेटरी है, बिल्कुल लगाना ही लगाना है। मैंडेटरी डिस्क्रिप्शन यानी कि मैंडेटरी रिस्ट्रिक्शन के अंदर आ जाता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड, वो बैंक जो है वो डिविडेंड नहीं दे सकती, राइट। शेयर्स वगैरह, डिविडेंड वगैरह जो होता है ना, वो जारी करने वाला था, वो नहीं कर सकती। ब्रांच अपनी एक्सपेंड नहीं कर सकती, डायरेक्टर्स को कंपनसेशन नहीं दिया जा सकता, तो ये सब मैंडेटरी के अंदर आ जाता है। इसके अलावा डिस्क्रिशनरी रिस्ट्रिक्शन किस प्रकार के होते हैं, यानी कि बैंक अपनी मर्जी से और आरबीआई के साथ सलाह मशवरा करके क्या करवा सकती है, वो लैंडिंग और डिपॉजिट एक्टिविटीज में रोक लगवा सकती है। मतलब कि वो बैंक लोन नहीं दे सकती किसी को, ना कोई डिपॉजिट अपने पास रखवा सकती है। तो इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शन एक बैंक को फेस करने होते हैं। और व्हाट विल बैंक डू इफ पीसीए इज ट्रिगर, जब किसी बैंक के ऊपर पीसीए लगाया जाता है तब क्या होता है, तो बैंक्स आर नॉट अलाउड टू रिन्यू और एक्सेस कॉस्टली डिपॉजिट्स और टेक स्टेप्स टू इंक्रीज देयर फी बेस्ड इनकम। तो बैंक मतलब कुल मिलाकर वो अपने कितना डिपॉजिट बैंक के पास आएगा उसको रिन्यू नहीं कर सकती, राइट। और उस डिपॉजिट को किसी बड़ा लोन, यानी जो डिपॉजिट ऑलरेडी बैंक के पास रखा हुआ है, तो उस पर कोई बड़ा लोन वगैरह जारी नहीं कर सकती, राइट। अपनी फीस वगैरह भी जो है इनकम को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, वो भी इंक्रीज नहीं कर सकती। तो पूरा, यानी कि पूरा खेल जो होता है फिर वो आरबीआई के पास चला जाता है, यानी कि पूरा जो डिसीजन जो होता है वो कंप्लीट आरबीआई के अंडर चला जाता है। बैंक विल ऑल्सो हैव टू लॉन्च स्पेशल ड्राइव टू रिड्यूस द स्टॉक ऑफ एनपीए। बैंक को तरह तरह के इनिशिएटिव उठाने पड़ेंगे फिर कि उसके पास जो रखा हुआ एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, जो बिक नहीं रहा, उसकी हालत खराब है, तो उसको कैसे जो है वो एनपीए को अपना कम करें, कैसे वसूली करें, राइट, लोन्स वगैरह की, तो उसके लिए उसको कदम उठाने पड़ेंगे। एंड कंटेन्स जनरेशन ऑफ फ्रेश एनपीए, और रोकना पड़ेगा कि नए एनपीए नहीं होने चाहिए किसी भी प्रकार से, किसी भी कीमत पे। दे विल ऑल्सो नॉट बी अलाउड टू एंटर इनटू न्यू लाइंस ऑफ बिजनेस, नया बिजनेस वो अपना शुरू नहीं कर सकते। आरबीआई विल ऑल्सो इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन बैंक्स ऑन बोरोइंग फ्रॉम इंटर बैंक मार्केट, यानी कि एक बैंक आपको पता होगा दूसरे बैंक से भी लोन ले लेता है, राइट। आपस में इंटर बैंक मार्केट भी हम लोग को देखने को मिलता है, रिलेशंस देखने को मिलते हैं आपस में बैंक के बीच में, तो उस पर भी रोक लगा सकती है आरबीआई, राइट। तो ये इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर बैंक को झेलने होते हैं अगर वो बैंक पीसीए के अंडर आ जाती है तो। और अभी ये टॉपिक हमें न्यूज में इसलिए देखने को मिला था कि आईडीबीआई बैंक जो है, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, ये पीसीए से हट गई है, पीसीए की लिस्ट से हट गई है। आरबीआई ने इसको इस लिस्ट से हटा दिया है क्योंकि इस बैंक की पोजीशन अब थोड़ी ठीक हो गई है। आईडीबीआई बैंक जो है इसको पीसीए फ्रेमवर्क के अंडर रखा गया था, राइट। इसके पास काफी ज्यादा एनपीए थे, नेगेटिव रिटर्न था इसके एसेट्स पर, यानी कि कमाई नहीं हो पा रही थी इसकी। और ये उस पीरियड में था जिस समय में बहुत ज्यादा, यानी कि हमारे जो इंडियन लेंडर जो है, यानी कि बैंक वगैरह जो है, जो लोन्स वगैरह देते हैं, तो वो बहुत बुरी कंडीशन में थे, खराब परिस्थितियों में हम लोग को देखने को मिल रहे थे, राइट। उससे जूझ रहे थे ये, राइट। और फिर आरबीआई जो है वो ऐसे ये सब चीजें देखते हुए आरबीआई ने आईडीबीआई की ये सब चीजें देखी और फिर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, उसको अपनी पीसीए की लिस्ट में शामिल कर लिया कि जिससे कि और इसकी स्थिति जो है वो खराब ना हो, राइट। अब बैंक को जो है वो प्रोवाइड कराना पड़ा रिटन कमिटमेंट में कि वो आरबीआई के जो भी नॉर्म्स वगैरह जो हैं एनपीए को लेकर, लेवरेज रेशियो को लेकर, राइट, इसके अलावा कैपिटल को लेकर, तो उसको वो फॉलो करेगी, राइट। आरबीआई जैसा उसको बोलेगी उसके अकॉर्डिंग वो फॉलो करेगी, राइट। तो ये चीज फिर बैंक ने बोली आईडीबीआई ने, और फिर उसके बाद अब जाकर आईडीबीआई को निकाल दिया। तो याद रखना आईडीबीआई को आपसे स्टेट सिविल सर्विसेज पूछ सकती है कि अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पीसीए फ्रेमवर्क से किस पर्टिकुलर बैंक को निकाला है, हटाया है इस लिस्ट से, तो आईडीबीआई बैंक लिमिटेड आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है यहां तक बातें? आगे की बात करते हैं। ब्रिंग डाउन बेंजीन एमिशन एट फ्यूल आउटलेट्स से पैनल। तो पैनल ने क्या कहा है इसको हम समझते हैं। एक जॉइंट कमिटी जो कि अपॉइंट की गई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा इस एयर पोल्यूशन को स्टडी करने के लिए केरला के अंदर, इसने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं। रिकमेंडेशन के आधार पर इन्होंने कहा है कि वेपर रिकवरी सिस्टम फ्यूल स्टेशन पर जो है वो इंस्टॉल किया जाए। वेपर रिकवरी सिस्टम, आपको पता है इसकी तेल जो है वो उड़ जाता है, राइट। आपको पता होगा कि आप अगर थोड़ी देर के लिए पेट्रोल को बाहर रखोगे तो वो उड़ जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा हवा के
साथ। तो इस प्रकार का रिकवरी सिस्टम जो है वो लगाने की बात की जा रही है, वेपर रिकवरी सिस्टम। रेट्रोफिटिंग ऑफ डीजल व्हीकल्स विद पार्टिकुलेट फिल्टर्स, डीजल व्हीकल्स वगैरह जो होती है उसमें इस प्रकार के फिल्टर्स जो है वो लगाए जाएं कि जिसके चलते एनवायरमेंट पल्यूट ना हो, राइट। स्ट्रिंजेंट एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट इंडस्ट्रियल यूनिट दैट डू नॉट कंप्लाई विद द एमिशन नॉर्म्स, जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो जो भारी मात्रा में पॉल्यूशन करती हैं, जो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, सख्त एक्शन उनके खिलाफ लिए जाए। प्रमोट बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, बैटरी वाले व्हीकल्स को, ई व्हीकल्स को प्रमोट करो। बैन कर दो पुराने व्हीकल्स को फेज मैनर पे, राइट। एक ग्रीन बफर जो है वो क्रिएट करो ट्रैफिक कॉरिडोर्स में, कि जहां पर किसी प्रकार के, यानी कि एक ऐसे ऐसे एरियाज क्रिएट कर दिए जाए कि जहां पर अलाउ ना किया जाए ऐसी गाड़ियों को जो कि ज्यादा मात्रा में पॉल्यूशन रिलीज करती हैं। शॉर्ट टर्म मेजर के तौर पर जो रिकमेंड किए गए हैं वो कहा गया है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए ऐसी गाड़ियों के ऊपर जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करती हैं, राइट। इंट्रोड्यूस करना है वेट या मैकेनाइज्ड वैक्यूम स्वीपिंग ऑफ रोड्स को, यानी कि आपको पता होगा कि कई बार हम लोग देखते हैं कि काफी सारी मशीन्स वगैरह जो होती हैं, राइट, धूल हटाने वाली, राइट, रोडों से धूल हटाने वाली काफी सारी मशीन क्या करती हैं, सिर्फ झाड़ देती हैं, धूल जो है वो रोड के पार चली जाती है, बाद में धूल वहीं पर वापस आ जाती है कुछ समय के बाद। तो कहा जा रहा है कि वैक्यूम सिस्टम, मैकेनाइज्ड वैक्यूम स्वीपिंग ऑफ रोड जो है वो लाया जाए कि जिससे कि धूल जो है वो हवा में ना उड़े, दोबारा से वैक्यूम करके उसको रख लिया जाए, फिर कहीं पर उसको रिलीज कर दिया जाए, राइट। और ये इंश्योर करना है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट होता है, एक ट्रक जो होता है, जैसे कि वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल कुछ लेकर जा रहा है, सीमेंट वगैरह लेकर जा रहा है, ठीक है, अब वो रास्ते में सीमेंट उड़े ना, तो इसलिए उसको कवर करके लेकर जाओ कि किसी प्रकार का पॉल्यूशन ना हो, राइट, किसी तरीके का। तो ये वाली चीज भी यहां पर बताई जा रही है, राइट। और किस चीज की आवश्यकता है, तो बताया जा रहा है कि पेट्रोल रिफ्यूलिंग स्टेशन जो होता है, जहां पर हम लोग पेट्रोल डलाते हैं, ये एक मेजर सोर्स है बेंजीन एमिशन का, राइट, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 कॉन्सेंट्रेशन का, इसलिए इंस्टॉल किया जाना चाहिए वेपर रिकवरी सिस्टम को। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया जाना चाहिए एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने का, और कमिटी ने रिकमेंड किया कि इसको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेशन के साथ। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और बेंजीन के सोर्सेज हम लोग को क्या क्या देखने को मिलते हैं, बेंजीन कहाँ से निकलती है, तो ऑटोमोबाइल और पेट्रोलियम इंडस्ट्री से निकलती है। इसको अगर प्रॉपर तरीके से जब कोल, ऑयल, पेट्रोल और वुड का प्रॉपर जो कंबशन नहीं होता है, यानी कि पूरी तरह से ये जलती नहीं है, तब बेंजीन जो है वो निकलती है। सिगरेट स्मोक में पाई जाती है ये, चारकोल बॉइल्ड फूड में ये पाई जाती है। इसके अलावा पार्टिकल बोर्ड फर्नीचर जो होते हैं, प्लाईवुड जो होते हैं, फाइबर ग्लास, फ्लोरिंग, एडहेसिव पेंट्स, वुड पैनलिंग, तो इन सब में ये बेंजीन जो है वो पाया जाता है, जो कि एक पॉल्यूशन सोर्स हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए। और ये है आज का लास्ट टॉपिक गाइज। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए, अगर आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा। नए आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे जरूर हिट कीजिएगा। आपके लिए यूपीएससी 2021 की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए सीसेट का कोर्स, हिस्ट्री का कोर्स, सोशियोलॉजी ऑप्शनल का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ पेड पैकेज आपके लिए अवेलेबल है, मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में, ऑफर भी है, राइट, इसको भी आप ले सकते हैं ऑफर को। एमसीक्यू अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो पर मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स के एमसीक्यू भी आपके लिए अवेलेबल है, राइट। और पीडीएफ पेड पैकेज में आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपको, हैंड आउट नोट्स, वीकली कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है, पीडीएफ का आपको मंथली मैगजीन दी जाती है, इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। और कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप 9713282838 ये मेरा नंबर है, सेव कर लो इस नंबर को, 9713282838, इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कोर्स लेना है या किसी भी कोर्स के बारे में अधिक और कुछ जानकारी चाहिए तो कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।